ठीक है, डायमंड की प्रॉपर्टीज में आप लिखिएगा। पहली प्रॉपर्टी है डायमंड इज अ कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस। डायमंड इज अ कलरलेस transparent diamond is a colorless transparent substance having extraordinary brilliance, having extraordinary brilliance। ब्रिलियंस का मतलब होता है बेटा चमक, कि उसके अंदर बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब नॉर्मली जितनी होनी चाहिए उससे काफी ज्यादा उसके अंदर चमक होती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे डायमंड इज क्वाइट हैवी। नेक्स्ट पॉइंट डायमंड इज क्वाइट हैवी। इसके बाद अगला डायमंड इज एक्सट्रीमली हार्ड, फुल स्टॉप। फिर इसी पॉइंट में आप लिखेंगे in fact it is the hardest natural substance known। in fact it is the hardest natural in fact it is the hardest natural substance known। अगला पॉइंट डायमंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट पॉइंट डायमंड बर्न्स ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। डायमंड burns on strong heating diamond burns on strong heating to form carbon dioxide। ब्रैकेट में लिखिएगा which shows that it is made up of carbon only। which shows that it is made up of carbon only। डायमंड को जब जलाते हैं ना, जब डायमंड को जलाते हैं तो डायमंड बहुत ज्यादा स्ट्रांगली हीट करना पड़ता है, तब जाकर तो डायमंड जलता है। और जब डायमंड जलता है तो पूरी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर डायमंड को या किसी भी सब्सटेंस को जलाने पर, बर्न करने पर सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही प्रोड्यूस होती है, तो इसका मतलब क्या है कि वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन का बना हुआ है, उसके अंदर और कोई सब्सटेंस है ही नहीं। तो डायमंड जो है, डायमंड को जब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हीट करा जाता है तब जाकर डायमंड जलता है। और जलने पर केवल कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना ये प्रूव करता है कि डायमंड इज मेड अप ऑफ कार्बन ओनली। तो डायमंड की ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं। पहला है डायमंड इज अ कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस हैविंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रिलियंस। डायमंड एक कलरलेस सब्सटेंस है, मतलब यू कैन एक्चुअली सी थ्रू इट, आप आर पार उसके देख सकते हैं, ट्रांसपेरेंट होता है। और
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस का मतलब क्या है कि उसमें बहुत ज्यादा चमक होती है, इसीलिए उसको ऑर्नामेंट्स वगैरह बनाने में यूज किया जाता है। सेकंड है डायमंड इज क्वाइट हैवी। डायमंड इज क्वाइट हैवी का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए हम सेम साइज का डायमंड ले लें और सेम साइज का अगर हम कॉपर का कोई टुकड़ा ले लें या आयरन का कोई टुकड़ा ले लें, तो हम ये देखेंगे कि डायमंड जो है उन दोनों में अगर कंपैरिजन करेंगे तो डायमंड थोड़ा सा ज्यादा हैवी होगा। तो इस वजह से ये कहा जाता है कि डायमंड इज क्वाइट हैवी। अपन अगर उसका कंपैरिजन किया जाए किसी और साथ में, किसी और एलिमेंट के साथ, तो वो हैवियर होता है। अगला, डायमंड इज एक्सट्रीमली हार्ड, इनफैक्ट इट इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन। डायमंड बहुत ज्यादा हार्ड होता है, इतना हार्ड होता है कि उससे ज्यादा हार्ड कोई सब्सटेंस होता ही नहीं है। नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस मतलब नेचर में जो हमको सब्सटेंसेस मिलते हैं उनमें डायमंड से ज्यादा हार्ड सब्सटेंस कोई नहीं होता। ठीक है। अच्छा, हार्डनेस का मतलब क्या होता है? एनीथिंग विच कैन नॉट बी कट विद द हेल्प ऑफ अ नाइफ इज नोन एज अ हार्ड सब्सटेंस। तो डायमंड को अगर आप कितना भी कोशिश करें कि चाकू से काटने की कोशिश करें, वो कटेगा नहीं। ठीक है। उसके बाद अगला देखिए, अगली प्रॉपर्टी है डायमंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड एक बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी कभी कंडक्ट करता ही नहीं है। तो डायमंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एक ये पॉइंट हो गया। अगला है डायमंड बर्न्स ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमने डिस्कस कर ही लिया कि किसी भी सब्सटेंस को अगर हम बर्न करते हैं तो बर्न करने का मतलब ही क्या है कि हम उसका रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करा रहे हैं। विदाउट ऑक्सीजन बर्निंग पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर हम किसी भी सब्सटेंस को बर्न कर रहे हैं दैट मीन्स हम उसका रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करा रहे हैं। और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराने पर अगर सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, CO2 बनता है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन है उसमें, CO2 में क्या है? ऑक्सीजन है और कार्बन है। तो इसका मतलब क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड ही बना ना। तो बना के जब कार्बन डाइऑक्साइड बना तो कैसे बना? भाई ऑक्सीजन जुड़ गया कार्बन के अंदर तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। इसका मतलब डायमंड सिर्फ और सिर्फ कार्बन से ही मिलकर बना था। ये प्रॉपर्टी सभी को क्लियर है डायमंड की? बताइए। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, सृष्टि, यस प्रणव, सर। दिशा, यस सर। सर, सभी को क्लियर है? ठीक है, मैं आगे चलता हूँ। इनका बर्निंग पॉइंट क्या होगा फिर? बर्निंग पॉइंट जो है ना, बर्निंग पॉइंट हम डायमंड का अलग से करेंगे और हम इसका अलग से करेंगे, ग्रेफाइट का। पहले आप प्रॉपर्टीज लिखिए फिर बताता हूँ बर्निंग पॉइंट की। वैसे 3500 से ज्यादा होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट। बर्निंग पॉइंट भी नहीं बोलेंगे उसको, बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, मैं भी नोट करवाऊंगा। हाँ जी। अब आप आगे नोट करें ग्रेफाइट के बारे में। Graphite is a grayish black opaque substance. Graphite is a grayish black opaque substance. Next point, graphite is lighter than diamond. Graphite is lighter than diamond. Third property note करें। Graphite is soft and slippery to touch.
नेक्स्ट लिखें ग्रेफाइट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी. Graphite conducts electricity. Next point है graphite burns on strong heating. To form carbon dioxide. Which shows that it is made up of carbon only. सर Which ये shows सारे ही that कार्बन से बने हैं. भाई जब मैं एलोट्रॉप्स कार्बन के ही एलोट्रॉप्स की बात कर रहा हूँ तो डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फुलरिंग ये कार्बन से ही बने हुए हैं. ठीक है. ठीक है. देखिएगा ग्रेफाइट इज अ ग्रेइश ब्लैक ओपेक सब्सटेंस. तो ग्रेफाइट जो है, जैसे डायमंड की बात करी थी, तो डायमंड जो है एक ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस था जिसके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस था. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस का मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चमक थी उसके अंदर. तो इसी तरह से अब कलर की बात करें तो ग्रेफाइट इज अ ग्रेइश ब्लैक ओपेक सब्सटेंस. ये ग्रेइश ब्लैक कलर का होता है और ओपेक होता है. ओपेक का मतलब क्या है कि इसके आर पार देखा नहीं जा सकता. उसके बाद ग्रेफाइट इज लाइटर देन डायमंड. डायमंड के कंपैरिजन में थोड़ा सा उठाने में ही हल्का होता है, लाइटर देन डायमंड. अगली प्रॉपर्टी ग्रेफाइट इज सॉफ्ट. सॉफ्ट का मतलब क्या है कि इट कैन बी इजीली कट विद अ नाइफ. तो ग्रेफाइट इज सॉफ्ट एंड देन व्हाट, ग्रेफाइट इज स्लिपरी टू टच. मतलब अगर उसको टच करते हैं तो वो थोड़ा सा स्लिपरी होता है. इसी वजह से ग्रेफाइट को जो ग्रीस होता है या ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल होते हैं, मोबिल ऑयल्स होते हैं, वो बनाने के काम आता है ग्रेफाइट. ग्रेफाइट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी. ग्रेफाइट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट भी हो जाती है ग्रेफाइट के थ्रू. मतलब गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है. दूसरा, बहुत ज्यादा स्ट्रांगली हीट करने पर ग्रेफाइट जलता है और जब जलता है तो इट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड विच अगेन शोज दैट ग्रेफाइट इज आल्सो मेड अप ऑफ कार्बन ओनली. तो ये दो तो मेन एलोट्रॉप्स हो गए, डायमंड और ग्रेफाइट कार्बन के. फिर उसके बाद आप नोट करें uses of diamond then uses of graphite. Uses of diamond. सर अभी वो भी तो बचा है बकमिंस्टर. आ रहा हूँ बेटा, उस पर भी आ रहा हूँ. यूजेस ऑफ डायमंड में आप लिखें कि डायमंड्स आर यूज्ड इन कटिंग इंस्ट्रूमेंट्स. Diamonds are used in cutting instruments like glass cutters, saw for cutting marble, glass cutters, comma, SAW saw for cutting marbles, and in rock drilling equipments, and in
rock drilling इक्विपमेंट्स। डायमंड्स को क्या है कि कटिंग इंस्ट्रूमेंट्स बनाने के काम आता है, जैसे कि ग्लास कटर्स हो गया, कांच को काटने वाले जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो बनाने के लिए। और सॉफ्ट और कटिंग मार्बल्स, मार्बल्स को काटने के लिए, जो बहुत महंगे महंगे मार्बल्स होते हैं उनको काटने के लिए डायमंड की हेल्प से जो कटर्स हैं वो बनाए जाते हैं। सॉ का मतलब क्या होता है, वो गोल गोल घूमने वाली जो कटिंग मशीन होती है उसको सॉ बोल देते हैं। एंड इन रॉक ड्रिलिंग इक्विपमेंट्स, रॉक ड्रिलिंग इक्विपमेंट्स का मतलब क्या होता है कि जो बड़ी बड़ी चट्टाने, बड़े बड़े पहाड़ों में, जिनको काट काट कर, पहाड़ों को काट काट कर और बीच में से सड़क बनाई जाती है, तो वहां पर भी कई जो रॉक्स हैं वो इतनी ज्यादा टफ होती हैं, इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती हैं कि उनको अगर आयरन से बने हुए बहुत ही हैवी हैवी इंस्ट्रूमेंट से या हैवी हैवी सॉज से या डिवाइसेस से अगर काटा जाता है, तो कई बार क्या है कि वो आयरन की डिवाइसेस भी फेल हो जाती हैं, लेकिन डायमंड की बनी हुई डिवाइस कभी फेल नहीं होती, क्योंकि डायमंड से ज्यादा टफ सब्सटेंस अर्थ पर कोई होता ही नहीं है। तो इसलिए डायमंड से जिस डिवाइस को बनाया जाता है, कटिंग डिवाइस को, वो डिवाइस एक्सट्रीमली परफेक्टली किसी भी चीज को काट पाती है। ठीक है। दूसरा जो यूज है इसका वो नोट करें। सेकंड यूज है, सर हाँ जी, सर इसका मतलब ये है कि डायमंड उस स्टोन से भी ज्यादा स्ट्रांग है। स्टोन से भी ज्यादा स्ट्रांग है, किसी लोहे से भी ज्यादा स्ट्रांग है। इनफैक्ट ये तक कहा जाता है कि अगर आपके पास प्योर डायमंड है और आप हथौड़े से उसको तोड़ने की कोशिश करें तो हथौड़ा टूट जाएगा, डायमंड नहीं टूटेगा, इतना हार्ड होता है। ठीक है। ओके सर। सेकंड नोट करें, सेकंड इसका यूज है, डायमंड्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी। Diamonds are used for making diamonds are used for making jewelry due to their extraordinary luster. Extraordinary luster, L-U-S-T-R-E, luster, luster का मतलब होता है चमक। उनमें चमक बहुत ज्यादा होती है, इस वजह से उनको ज्वेलरी के जो ऑर्नामेंट्स वगैरह होते हैं वो बनाने में काम आता है। थर्ड यूज लिखें, शार्प एज्ड डायमंड्स sharp edged diamonds are used by eye surgeons, are sharp edged diamonds are used by eye surgeons, are used by eye surgeons as a tool to remove cataract, as a tool
as a tool to remove cataract from eyes with a great precision. From eyes with a ग्रेट प्रिसीशन। प्रिसीशन का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा एक्यूरेसी और बहुत ज्यादा सफाई के साथ में। हाँ, आंख पर क्या है कि आंख के ऊपर अगर किसी भी तरीके के कोई एक्स्ट्रा लेयर अगर डिपॉजिट हो गई है, जिसको हम बोल देते हैं मोतियाबिंद बोल देते हैं हिंदी में, या कैटरेक्ट बोलते हैं इंग्लिश में। तो कैटरेक्ट जो है वो जो एक्स्ट्रा लेयर एक डिपॉजिट हो जाती है, उस लेयर को बड़ी ही सफाई के साथ में रिमूव करा जाता है। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि भाई अगर उसको बहुत ज्यादा एक्यूरेसी से आप निकालेंगे नहीं, कोई भी आई सर्जन अगर बहुत एक्यूरेसी से नहीं निकाल पाता है, तो आंख को और नुकसान होने के चांसेस होते हैं कि आंख में किसी तरीके का और लॉस हो जाए या विजन में किसी तरीके की प्रॉब्लम हो जाए। तो सिर्फ और सिर्फ बिल्कुल जो वो कैटरेक्ट डेवलप हो गया है एक्स्ट्रा, उस कैटरेक्ट को रिमूव करने के लिए ये डायमंड के इंस्ट्रूमेंट्स यूज करे जाते हैं। क्योंकि हमें ये पता होता है कि वो बहुत ही छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, और वो छोटे इंस्ट्रूमेंट्स अगर आयरन के या कॉपर के या किसी और मेटल के बनाए जाएं, तो हो सकता है कि सर्जरी के दौरान वो मेटल या कोई भी जो सब्सटेंस है वो टूटकर आंख के अंदर ही गिर जाए। लेकिन कार्बन का टूटना इम्पॉसिबल है। कार्बन तभी टूटेगा जब उस पर दूसरे कार्बन से जोर से प्रेशर डाला जाएगा, वो तभी टूटेगा। नहीं तो कार्बन कह रहा हूँ, सॉरी, डायमंड, वो डायमंड तब तक टूटेगा नहीं। तो इस वजह से डायमंड से ही वो इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जाते हैं जो सर्जरी में इस्तेमाल होते हैं, ताकि बहुत प्रिसाइसली, बड़ी सावधानी से जो भी खराब पोर्शन है, जो भी खराब पोर्शन डेवलप हो गया आंख के ऊपर, उसको आराम से निकाला जा सके, आंख को कोई नुकसान ना हो। सही है? समझ में आ गई मेरी बात? यस सर यस सर। यस सर। सर ये उतना अच्छे से समझ नहीं आया। दोबारा बता रहा हूँ। देखिए ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए हमने बोला कि ये आई है, ये आई है, और आप ये समझ लीजिए कि आई के ऊपर ये एक एक्स्ट्रा लेयर डिपॉजिट हो गई है। ये एक एक्स्ट्रा लेयर डिपॉजिट हो गई है आई के ऊपर, जिसको कैटरेक्ट बोल देते हैं। तो जब ये हमारे आंख के आगे, प्यूपिल के आगे कोई चीज अड़ती रहेगी, तो हमको कोई भी चीज क्लियर दिखाई नहीं देगी। तो एक एज के बाद आकर क्या होता है कि एक प्रोटीन की लेयर डिपॉजिट हो जाती है आंख के प्यूपिल के आगे। वो डिपॉजिट हो जाती है, तो उस लेयर को रिमूव करवाना होता है विद द हेल्प ऑफ आई सर्जरी। एक आई सर्जरी होती है, बहुत नॉर्मल सी आई सर्जरी होती है वो। एक दिन में सर्जरी होती है, और 2 या 3 दिन के मतलब रेस्ट के बाद आंख से आप देख सकते हैं नॉर्मली। तो उसमें क्या होता है कि इतना प्रिसाइस, इतना बारीक इंस्ट्रूमेंट बनाना होता है कि वो इंस्ट्रूमेंट से जिससे हम इसको पकड़ें, इधर से पकड़ें, इधर से पकड़ें, और उसको खींच के बाहर निकाल दें। तो इस तरह से, अगर, क्योंकि आई इन्वॉल्व है, आप खुद सोचिए कि आयरन का, कॉपर का, एल्यूमिनियम का, किसी भी मेटल की अगर कोई बारीक सी सुई भी आंख में लग जाए, तो परमानेंटली ब्लाइंडनेस हो सकती है, आंख परमानेंटली डैमेज हो सकती है। तो इस वजह से इतना ज्यादा बारीक इंस्ट्रूमेंट बनाना होता है कि जो सिर्फ आंख के ऊपर जो ये एक लेयर डिपॉजिट हुई है, इस लेयर को आराम से उतार के बाहर फेंका जा सके, रिमूव करा जा सके। ऐसा ना हो कि उसके साथ प्यूपिल को डैमेज हो जाए, ऐसा ना हो उसके साथ आई का जो बाकी का सरफेस है उसको डैमेज हो जाए। तो इस वजह से इतना प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट किसी मेटल का बनाना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि मेटल के लिए अगर मान लीजिए आप लोहे की कोई बहुत बारीक पिन बनाते हैं, तो चांसेस आर देयर कि वो टूट जाए। ठीक है, बहुत बारीक बनाने में देखिए, आप पेंसिल को भी बहुत ज्यादा जब शार्प करते हैं तो वो भी एक लिमिट पर आकर टूट जाती है। तो इसी तरीके से जब डायमंड का कोई इंस्ट्रूमेंट बनाया जाता है, तो आप उसको कितना भी बारीक बना लें, कितना भी बारीक आप उसको कर लें, वो टूटेगा नहीं। ठीक है, तो इस वजह से बहुत सावधानी से करी जाने वाली ये सर्जरी होती है। तो उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते हैं ना, जैसे कि कोई प्लकर हो, तो वो प्लकर उसको पकड़ के ऐसे खींच लेता है, तो वो प्लकर डायमंड का ही बनाया जाता है। समझ गए? यस सर। ठीक है, चलिए, तो ये 3 यूजेस तो हो गए डायमंड के। उसके बाद लिखें यूजेस ऑफ ग्रेफाइट।
यूजेस ऑफ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के यूजेस लिखे हैं। फर्स्ट यूज है ग्रेफाइट, सॉरी, ड्यू टू इट्स सॉफ्टनेस due to its softness, powdered graphite is used as a lubricant due to its softness, powdered graphite is used as a lubricant. Powdered graphite is used as a lubricant for the fast moving parts of machinery. For the fast moving parts of machinery. Since graphite is non-volatile, it can be used for lubricating it can be used for, since graphite is non-volatile, comma, it can be used for lubricating those machine parts it can be used for lubricating those machine parts which operate at very high temperatures. Which operate at very high temperatures. ग्रेफाइट नॉन वोलेटाइल होता है, तो हम ये कहते हैं कि इसको, क्योंकि ये सॉफ्ट है और स्लिपरी टू टच है। स्लिपरी टू टच का मतलब क्या है कि इसको अगर आप टच करेंगे तो आपका हाथ इस पर से फिसलने लगता है। जैसे कि साबुन होता है ना कोई, तो साबुन को अगर आप थोड़ा सा गीला करें और फिर उसको पकड़ने की कोशिश करें तो बार बार फिसलता है हाथ में से। तो उसी तरीके से ग्रेफाइट भी ऐसा होता है कि उसको अगर आप पकड़ने की कोशिश करेंगे तो बार बार हाथ में से फिसलेगा। तो बिकॉज इट इज स्लिपरी टू टच, तो इस वजह से उसको ल्यूब्रिकेशन, ग्रीसिंग, है ना, ये सारी चीजें जो है मशीन पार्ट्स की, उसमें आपको ग्रेफाइट का यूज उसमें होता है। ठीक है, सर ताकि नॉन वॉलेटाइल क्या है? नॉन वोलेटाइल का मतलब ये होता है कि ऐसा नहीं है कि वो धीरे धीरे करके खत्म हो जाए। जैसे हम ये कहते हैं कि बहुत हाई टेम्परेचर पर, क्योंकि यहाँ पर हाई टेम्परेचर की बात करी जा रही है, तो हम ये कहते हैं कि बहुत हाई टेम्परेचर पर अगर मैं वाटर को यूज करूँ, बहुत हाई टेम्परेचर पर मैं किसी ऑयल को यूज करूँ, किसी भी चीज को हम यूज करें, तो हाई टेम्परेचर पर वो चीज धीरे धीरे करके ना इवेपोरेट होकर खत्म हो जाती है। लेकिन ग्रेफाइट की ये प्रॉपर्टी है कि आप उसको बहुत हाई टेम्परेचर पर भी यूज करेंगे तो वो इवेपोरेट होकर खत्म नहीं होगा। समझ गए? यस सर। ठीक है, तो इस वजह से वो बहुत जो तेजी से, जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई कार चला रहे हैं, कोई स्पोर्ट्स कार है, स्पोर्ट्स कार नॉर्मली आप देखेंगे, नॉर्मली जो स्पोर्ट्स कार होती हैं वो 200 प्लस की स्पीड पर ही चलती हैं। तो इतनी ज्यादा तेज स्पीड पर अगर कोई कार चल रही है तो सोचिएगा कि उसकी मशीन जो है, उसका जो इंजन है, वो कितना तेजी से मूव कर रहा होगा। तो उसके जो मशीन के जो पार्ट्स हैं, उसके मशीन के पार्ट्स वो स्मूथली काम करते रहे,
वो स्मूथली काम करते रहें। नहीं तो इतनी ज्यादा टेम्परेचर पर तो जो मशीन के पार्ट्स हैं, जो इंजन है, इंजन ही गर्म होकर मुड़ना शुरू हो जाता है, इंजन ही मुड़कर इंजन ही खराब हो जाएगा। तो उसको नॉर्मली, ताकि वो इंजन काम करता रहे, तो उसमें कोई नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस ऐड होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने वो सब्सटेंस डाला और वो सब्सटेंस ही इवेपोरेट हो गया। तो वहां पर ग्रेफाइट यूज करा जाता है ताकि उसके पार्ट्स जो हैं वो स्मूथली काम करते रहें। ठीक है। उसके बाद अगला यूज देखें इसका। ग्रेफाइट जो है ये बहुत अच्छा एक कंडक्टर भी होता है इलेक्ट्रिसिटी का। नोट करें, ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। Graphite is a good conductor of electricity, due to which graphite is used for making carbon electrodes. Due to which graphite is used for making due to which graphite is used for making carbon electrodes or graphite electrodes. Carbon electrodes or graphite electrodes in dry cells and electric arcs. ठीक है, ये गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ड्यू टू विच ग्रेफाइट इज यूज्ड फॉर मेकिंग कार्बन इलेक्ट्रोड्स और ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स। ये इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं? जो बैटरी होती है ना, बैटरी के जो दो टर्मिनल्स होते हैं, जिसको एक को हम पॉजिटिव टर्मिनल और एक को नेगेटिव टर्मिनल बोल देते हैं। पॉजिटिव टर्मिनल को एनोड बोला जाता है और नेगेटिव टर्मिनल को कैथोड बोला जाता है। तो ये जो दो टर्मिनल्स होते हैं, ये जो दो टर्मिनल्स हैं, ये ग्रेफाइट के बनते हैं। ठीक है, इस वजह से, क्योंकि ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, इस वजह से। थर्ड यूज, सर वो इलेक्ट्रिक के बाद क्या लिखा है? इलेक्ट्रिक आर्क, ARCS, आर्क्स। ओके इलेक्ट्रिक सर। आर्क। थर्ड नोट करें, ग्रेफाइट इज यूज्ड फॉर मेकिंग द कोर्स ऑफ आवर पेंसिल्स graphite is used for making the course of our pencils course of our pencils called pencil leads and black paints. And black paints. तो पेंसिल का जो बीच का जो वो पोर्शन होता है, जिसको सिक्का बोल देते हैं, पेंसिल का जो सिक्का होता है, वो बनाने के काम आता है ग्रेफाइट।
ठीक है, और उसके अंदर जो है लेड मिक्स कर दिया जाता है। लेड मतलब थोड़ा सा शीशा जो होता है वो मिक्स कर दिया जाता है ताकि वो थोड़ा सा हार्ड बन जाए। नहीं तो ग्रेफाइट, अगर सिर्फ और सिर्फ प्योर ग्रेफाइट ही उसमें ऐड कर दिया जाएगा तो हम पेंसिल से लिख भी नहीं पाएंगे, वो इतना स्लिपरी हो जाएगा। ठीक है, और ब्लैक कलर का होता है तो ब्लैक पेंट्स बनाने में भी काम आता है ग्रेफाइट। ठीक है, उसके बाद कभी कभी ना हमसे एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि आप डायमंड का स्ट्रक्चर बताएं, इंटरनल स्ट्रक्चर, और ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर बताएं। वो इंटरनल स्ट्रक्चर मतलब कि डायमंड जो है वो भी देखिए कार्बन का ही एक फॉर्म है, और ग्रेफाइट जो है वो भी कार्बन का एक फॉर्म है। तो डायमंड का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है मतलब उसमें कार्बन के एटम्स किस तरह से जुड़े हुए हैं, और ग्रेफाइट में जो कार्बन के एटम्स हैं वो किस तरह से जुड़े हुए हैं, वो हमसे कई बार पूछ लिया जाता है कि आप एक्सप्लेन करके बताएं। स्ट्रक्चर पूछ लिया जाता है ग्रेफाइट का और डायमंड का। तो यहाँ पर अब आप लिखें स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। तो डायमंड जो है, डायमंड में भी हेक्सागोनल रिंग्स बनते हैं कुछ इस तरह से। फिर इससे दूसरा हेक्सागन बन जाता है ऐसे। तो इस तरह से हेक्सागोनल रिंग्स बनते हैं इसमें। और यहाँ पर आप ये लिखेंगे दिस इज द बेसिक hexagonal structure of diamond where dots represent a carbon atom, where dots represent a carbon atom। ये जो डॉट्स हैं ये कार्बन एटम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बिल्कुल इसी के जैसा ही ग्रेफाइट भी बनता है, लेकिन ग्रेफाइट में एक फर्क होता है कि यहाँ पर जो डायमंड का स्ट्रक्चर है वो बनता है ऐसा सीधा, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर बनता है ऐसा लेटरल। लेटरल मतलब थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल बनेगा वो हॉरिजॉन्टल बनेगा। तो उसका स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। देखिए जनरली कम ही पूछा जाता है, लेकिन अगर पूछा जाएगा तो आप ये स्ट्रक्चर बनाकर दिखा देंगे। स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर देखें।
This is the basic hexagonal structure of ग्रेफाइट। ये ग्रेफाइट का बेसिक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। हेक्सागोन उसमें भी बनते हैं, उसमें बनते हैं वर्टिकल, तो इसमें बनते हैं हॉरिजॉन्टल, थोड़ा लेटे हुए बनते हैं। ठीक है, सभी को क्लियर है इतना? यस सर। ठीक है, चलिए आज इतना ही करिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। बकमिंस्टर फुलरीन की प्रॉपर्टी और फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किस तरह से बनते हैं वो देखना है।